जय हिंद एवरीबॉडी। राष्ट्र सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे वैदिक टर्म्स हम यहां पे कवर करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो बिना टाइम गवाए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पॉलिटिकल टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैदिक टर्म्स की जब हम बात करते हैं तो क्लियरली हमें ये चीज़ पता थी कि जो वैदिक लोग थे, जो बेसिकली आर्यंस थे, वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे। डैट वॉज संस्कृत, जिसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, नॉट द अदर वंस। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, इंडो यूरोपियन भाषाओं की कहीं ना कहीं मदर उसको कहा जाता है। डैट मीन्स बहुत सारी लैंग्वेजेस उसी से डिराइव्ड है। उसी के काफ़ी जो वर्ड्स हम करने वाले हैं, जो हम संस्कृत यहाँ पे करने वाले हैं, उसमें से काफ़ी वर्ड्स ओल्ड या फिर आर्केक संस्कृत से होंगे, जो अभी जिनके मीनिंग्स वगैरह काफ़ी बदल चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इससे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीस्ट होते हैं और किस किस पर्पस के लिए होते हैं। तो फर्स्ट इज होत्री। होत्री जो वर्ड यूज होता था वो एक ऋग वैदिक प्रीस्ट के लिए यूज होता था, जो कि ऋग वेदा को के मंत्रास को यूज करते थे, इनको पढ़ते थे। तो ऋग वेदा के मंत्र के लिए अलग से जो ब्राह्मण या प्रीस्ट होते थे, उनको होत्री कहा जाता था। सेकेंड टर्म इज अध्वर्यु। अध्वर्यु जो टर्म होता था वो उन प्रीस्ट के लिए यूज होता था जो कि यजुर्वेद में दिए गए रीति रिवाज जो कि यज्ञ के साथ किए जाते थे, जो आर्यंस काफी करते थे। तो यज्ञ और उसके साथ रीति रिवाज करने वाले जो प्रीस्ट थे, उसको अध्वर्यु कहते थे। तो यजुर्वेदा का जो सारा लिंक है, दैट इज एसोसिएटेड विद यज्ञ और जो रीति रिवाज थे, जो कि यज्ञ से ही जुड़े हुए थे, यज्ञ एंड रिचुअल्स। तो इसलिए अध्वर्यु होत्री से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो यज्ञ और रीति रिवाजों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। थर्ड इज उदगत्री, जो कि ये जो प्रीस्ट थे, इनका काम था सिंगिंग। जैसे कीर्तन होता है, जैसे साम होता है सूफिज्म में, जैसे भजन होता है, वैसे ही ये जो प्रीस्ट थे वो मंत्रों को सामवेद के हिसाब से गाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि जो डिफरेंट आपके पंडित थे, प्रीस्ट थे, जिनमें से एक ब्राह्मण भी एक कैटेगरी थी, वो डिफरेंट रोल्स यहाँ पे अदा करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से ऋग वैदिक प्रीस्ट अलग है, यजुर्वेदिक अलग है, एंड साम वाले जो प्रीस्ट हैं वो यहाँ पे आपको अलग दिखेंगे। नेक्स्ट टर्म कम्स इज राजान्य। अब यहाँ पे एक और सिमिलर टर्म की बात करनी चाहिए, डैट इज राजन। अब आप बोलेंगे कि ये जो दोनों टर्म्स हैं बहुत ही सिमिलर हैं, तो इनका मतलब भी एक ही होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो राजान्य है, इट मीन्स नोबल्स। कहने का मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट आर्यंस के जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे, जो एलिट सेक्शन के लोग थे, जो कि इम्पोर्टेंट रोल निभाते थे आपके आर्यन सोसाइटी में, उनको हम राजान्य कह देते थे। राजन हम वर्ड सिर्फ चीफ के लिए या फिर सरदार के लिए यूज करते थे, और लेटर ऑन जब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है तो यही राजन जो शब्द है वो किंग के लिए भी यूज होता है। लेकिन राजान्य की बात करते हैं तो राजान्य में ब्राह्मण भी आ जाते थे, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास। ओवरऑल इंपॉर्टेंट लोगों को अगर एक कॉमन एक अम्ब्रेला टर्म देनी हो तो दैट वाज राजान्य, क्षत्रियास। तो दोनों को कंबाइंड तरीके से हम कहीं ना कहीं राजान्य वर्ड से संबोधित करते थे, राजान्य। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ टर्म दैट इज महिषी, दैट मीन्स चीफ क्वीन। अब आप बोलेंगे कि अब तो हम महारानी जैसी टर्म यूज करते हैं, लेकिन पहले महिषी जो टर्म थी वो काफी पॉपुलर थी चीफ क्वीन के लिए। अगला टर्म है पारवृत्ति, जो कि डिस्कार्डेड क्वीन थी। अब सारी की सारी जो क्वींस थी वो राजा के हरम में या फिर राजा के जो पैलेस में या फिर जो लेडीज का पैलेस था वहां पे नहीं रहती थी। कुछ जो क्वींस थी वो डिस्कार्डेड होती थी, या फिर देवर इशूलेस, उनके या तो कोई संतान नहीं होती थी, या फिर कोई किसी न किसी तरीके से अनलकी मान ली जाती थी राजा के लिए, जिसको हम ईविल आई वाली बात कह देते हैं। क्योंकि आर्यंस लेटर वैदिक पीरियड में हमें क्लियरली दिखना शुरू हो जाता है कि जैसे अथर्ववेद में चीजें आती हैं कि ईविल आई और ब्लैक मैजिक जैसी चीजें क्लियरली वहां एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे एक एंगल आता है कि मे बी ड्यू टू ब्लैक मैजिक एंड ऑल दीज थिंग्स ये जो क्वीन थी डिस्कार्ड की जाती थी। सो ब्लैक मैजिक का जो एंगल है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज सेनानी, जो कि बहुत कॉमन टर्म है, जो कि आपको इवन बाद में भी जो टर्म है हमें यूज में मिलती है, दैट इज कमांडर ऑफ द आर्मी। लेकिन ये चीज याद रखनी है, ऋग वैदिक टाइम पे जो आर्मी थी वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, इट वॉज अ वॉलंटियर आर्मी।
लेटर ऑन ये आर्मी स्टैंडिंग आर्मी में तब्दील होनी शुरू हो जाती है महाजनपद फेज में, जब भी नंदास वगैरह की जो बात करते हैं जो कि मगध के रूलर्स थे। लेकिन वैदिक लोगों के पास डेडिकेटेड स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। डैट मीन्स जो आर्मी वो बनाते भी थे वो भी वॉलंटियर से होती थी। जब लड़ाई होती थी तो लोगों को बुलाते थे और लोग खुद वॉलंटियर करते थे, खुद ही अपना बोलते थे कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वैसी वाली आर्मी इनके पास हुआ करती थी। अब हम नेक्स्ट टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ए टर्म इज सूत। सूत मीन्स चैरियटियर, जो कि सारथी होते हैं रथ के या फिर रथ चलाने वाले होते हैं। अब सूत से जब भी हम ये वर्ड पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में महाभारत के जो है कैरेक्टर वो हमारे मन में आते हैं। डैट इज कर्ण, जो कि कुछ श्राप की वजह से जिनका जो लालन पालन होता है, पालन पोषण होता है, वो एक चैरियटियर के घर होता है, इसलिए उसको लोअर कास्ट भी माना जाता है। तो यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि जो चैरियटियर थे उनका जो रथ चलाने वाले थे, सारथी थे, उतना ज़्यादा उनका जो सोशल स्टेटस है वो हाई नहीं माना जाता था, जिसकी हम कर्ण की बात करते हैं। तो उनको सूत पुत्र कहा जाता है क्योंकि वो रथ चलाने वाले के बेटे माने जाते थे। और किसका रथ चलाते थे? डैट इज महामहिम भीष्म, जो कि भीष्म पितामह के फॉर्म में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज ग्रामणी। ग्राम से हमारा मतलब होता है विजय, व्हाट यू से, सॉरी, विलेज। ग्राम इज अ विलेज। एक गांव को हम ग्राम कहते हैं, जो कि अभी भी कहते हैं। ग्राम इज अ विलेज। और ग्रामणी मीन्स विलेज हेडमैन, जिसको अभी हम पंचायत कहते हैं। तो बड़ी टर्म्स हैं जो अभी हमारे डेली यूज में नहीं आते, लेकिन पहले कहीं ना कहीं वो डेली यूज में थी। सो ग्रामणी इज अ विलेज हेडमैन। नेक्स्ट इज क्षत्रिय। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आ जाता है, क्षत्रिय। अब ये चीज याद रखनी है कि क्षत्रिय का क्षत्रिय वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। क्षत्रिय, जब भी हम बात करते हैं क्षत्रिय से, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस वर्ड। क्षत्रिय मीन्स रॉयल चेम्बरलेन। अब बात है चेम्बरलेन कौन होते हैं? चेम्बरलेन होते हैं जो कि रॉयल हाउस होल्ड का ध्यान रखते हैं। डैट मीन्स राजा की जो रानी है, उनके जो बेटे हैं, चाचियाँ, ताइयाँ, जो भी रॉयल हाउस होल्ड में हैं, जो भी राजा का जो शाही परिवार है, उनकी नीड्स का ध्यान रखने के लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड ऑफिसर असाइन किए जाते थे। दे वर दी क्षत्रिय और रॉयल चेम्बरलेन्स। चेम्बरलेन एक इंग्लिश टर्म है, क्षत्रिय वहीं पे एक संस्कृत वर्ड हो जाता है, जो कि रॉयल फैमिली की ज़रूरतों का, नीड्स का ध्यान रखते थे। तो डेफिनेटली यहाँ से क्लियर हो जाती है बात कि ये जो ऑफिसर होगा बहुत ही भरोसेमंद होगा, क्योंकि आप भरोसेमंद इंसान को ही अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं सौंपते हैं। रॉयल फैमिली नीड्स, दिस इज द रॉयल फैमिली नीड्स। ओके, नेक्स्ट इज संग्रहित्री। ये एक और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था, एक और इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे जो कि ट्रेजरी या फिर खजाने को मैनेज करने का काम करते थे, जिसको अगर हम आज के टर्म्स में बोले तो फाइनेंस मिनिस्टर भी इसको बोल सकते हैं। क्योंकि पैसा, किसी भी जो पैसा कह लो, फाइनेंस कह लो, किसी भी राजा, किसी भी किंगडम, किसी भी कबीले के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे संग्रहित्री, जिनका टास्क था कि कितना पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, तो सारी जो फाइनेंस है उनको मैनेज करने का उनका टास्क था। तो दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू डू। नेक्स्ट कम भागदूग। अब ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे टर्म आ जाती है भाग। अब ये भाग मिल्खा भाग वाला भाग नहीं है। दिस भाग मीन्स हिस्सा, भाग मीन्स पार्ट। लेकिन ये पार्ट किसका है? ये भाग जो है या फिर पार्ट है, ये लैंड रेवेन्यू है। दैट मीन्स कि आपने कितना प्रोड्यूस किया है खेत में, उसमें से कितना आप स्टेट को देंगे, उस हिस्से को भाग बोला जाता है। सो भाग इज बेसिकली लैंड रेवेन्यू, जिसको हम लगान कह देते हैं। सो लगान को यहाँ पे लगान की जो कलेक्शन को जो पूरा सुपरवाइज करने वाला होता था, डैट वाज भागदूक। तो कलेक्टर जनरल जो कि पूरा सुपरवाइजर था, पूरा मैनेजर था जो पूरा लैंड रेवेन्यू को, डैट वाज भागदूक। अब सबसे बड़ा सोर्स राजा के लिए लैंड रेवेन्यू ही होता था, क्योंकि पहले ना तो इनकम टैक्स होते थे, ना ही कॉर्पोरेट टैक्स होते थे। तो इसलिए ये भी अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोजिशन हो गई है। नेक्स्ट इज अक्षवाप। अब इसमें याद रखना है, जो वाप टर्म है वो मेजरमेंट से जुड़ी हुई है। मेजरमेंट, किसी चीज को मापने वाले, मेजरमेंट।
जैसे कि द्रोणावाप, एग्ज़ाम में 2019-20 के एग्ज़ाम में ये टर्म आ चुकी है, द्रोणवाप। द्रोण एक पात्र जैसा होता है, तो उसकी मेजरमेंट के इक्विवेलेंट को द्रोणवाप कहीं ना कहीं कहते हैं। तो यहाँ पे अक्षवाप कौन होगा, जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड ऑफिसर है, दैट विल बी अकाउंटेंट। तो यहाँ पे हर चीज़ का जो बही खाते वगैरह जो बनाते हैं, तो उनके जो चीफ अकाउंटेंट हैं, दैट इज़ द अक्षवाप। नेक्स्ट इज द स्थापति, दैट इज अ जुडिशियल ऑफिसर। अब यहाँ पे जब मैं जुडिशियल ऑफिसर कह रहा हूँ, तो वैदिक जो जुडिशियल ऑफिसर होंगे वो हो सकता है बहुत सारे रोल निभाते हो सकता है कि किसी भाग 2 को ही जुडिशरी का भी काम दिया जाता हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो जुडिशियल ऑफिसर है आज की तरह होगा कि भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जुडिशरी ऑफिसर्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स के जो होते हैं, पहले ये जो जुडिशरी वाली पोस्ट होती थी बहुत ज़्यादा फ्लूइड होती थी। जो जुडिशरी में काम करता था वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता था, और एग्जीक्यूटिव वाला इवन लेजिस्लेटिव का भी। सो स्थापति जो एक जुडिशियल ऑफिसर है, वो फैसले करवाने में काफ़ी कारगर होते थे, लेकिन इनके रोल्स बदलते रहते थे एज पर द सिचुएशन। नेक्स्ट इज व्रजापति, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर। व्रज मीन्स पास्चर। अब यहाँ पे पास्चर हम किसको कहते हैं? पास्चर हम उन मैदानी इलाकों को कहते हैं, पास्चर उन मैदानों को कहते हैं जो कि ग्रेजिंग के लिए या फिर चरने के लिए यूज होते हैं। सो ऑब्वियसली जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे, जब वो इंडिया में आना शुरू हुए, जब वो दाखिल होना शुरू हुए, तो वो उनको एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पास्चर्स चाहिए थे, क्योंकि काउज वगैरह वहीं पे चर पाएंगी। पहले कॉमन लैंड्स जैसे काफ़ी ज़्यादा आपको मिला करते थे, तो इसलिए उनको मैनेज करने के लिए भी एक अलग से एक पर्सनालिटी थी, एक ऑफिसर थे, दैट इज़ व्रजापति, जो कि पास्चर्स को मैनेज करता था, जो कि उनके एनिमल्स के लिए, स्पेशली काउस हॉर्सेस के लिए रिक्वायर्ड रहते थे। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब 16वां यहाँ पे टर्म आ जाते हैं बलि। अब ये रामायण वाले बाली नहीं है जो कि सुग्रीव के बड़े भाई थे। बलि एक वॉलंटरी ऑफरिंग थी जो कि कबीले के लोग अपने कबीले की भलाई के लिए कहीं ना कहीं इकट्ठा किया करते थे। तो दिस वाज अ वॉलंटरी ऑफरिंग, जो कि कहीं ना कहीं जिसमें आपकी मर्जी शामिल होती है। सो बलि वॉज अ वॉलंटरी ऑफरिंग, दैट मीन्स जितना भी वो दे सकते हैं। तो इट वॉज एज पर द विश, एज पर द विश ऑफ द पीपल। एज पर द विश ऑफ द ट्राइब, क्योंकि एक कबीले वाले सिस्टम में कभी भी रेगुलर टैक्सेशन नहीं होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसी वजह से कबीले वाले जितना कंट्रीब्यूट करें उसी को एक सही कंट्रीब्यूशन मान लिया जाता है। एक कंपल्सरी एक यहाँ पे फोर्स वाला एलिमेंट एब्सेंट होता है। तो देर इज़ नो फोर्स इन अ प्रॉपर कबीला, नो फोर्स। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट है सभा, समिति एंड विधाता। ये 3 असेंबलीज थी। हमने बात की थी जो चीफ है उसको राजन बोलते थे, लेकिन राजन जो कि कबीले का सरदार था, वो अपने ही बिहाफ पे सारे फैसले नहीं लेता था, इसलिए वो अपनी जो गाइडेंस है वो सभा से, समिति से, विधाता से, जो कि अलग अलग असेंबलीज थी, उनसे कहीं ना कहीं सलाह मशवरा करके ही वो अपना कोई भी डिसीजन लिया करता था। तो सभा इज असेंबली ऑफ द एलिट्स। सभा का मतलब है जहाँ पे इम्पोर्टेंट लोग जो कि उस ट्राइब के होंगे, बड़े बुजुर्ग जिसको हम कह सकते हैं, रसूखवान इंपॉर्टेंट लोग कह सकते हैं, ये उन्हीं की असेंबली थी। तो कहने का मतलब ये एक छोटी असेंबली होगी जिसमें सेलेक्टेड लोग ही आते होंगे, जिसमें ओनली सेलेक्टेड पीपल वर देयर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं समिति। समिति एक ऐसी टर्म है जो कि पूरे ट्राइब को कहीं ना कहीं डिनोट करता है। तो जब पूरे की पूरी ट्राइब किसी खास पर्पस के लिए, यज्ञ के लिए, किसी सेलिब्रेशन के लिए मिलती होगी या किसी और पर्पस के लिए मिलती होगी, तो उसको हम समिति कह देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभा इज अ मोर सेलेक्टिव ग्रुप, वो एक सिलेक्टिव लोगों का एक ग्रुप था। समिति थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं आ जाते थे। विधाता, अब ये भी एक फ्लेक्सिबल असेंबली थी विधाता, जो कि काफ़ी पर्पजेस के लिए यूज़ होती थी। इट वॉज क्वाइट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो असेंबली थी वो इवन जो आपके आर्यन मंत्रज हैं उनको गाने के लिए, कीर्तन के लिए, यज्ञ करवाने के लिए, यू कैन से यज्ञ, किसी टाइप का यज्ञ है, किसी टाइप की फेस्टिवल्स हैं। इवन आर्यंस जब एक दूसरे की ट्राइब पे हमला करते थे तो जो लूट होती थी, जिसको वॉर बूटी थी, तो वॉर बूटी की इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज़ होता था।
वॉर बूटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो असेंबली थी वो काफ़ी ज़्यादा पर्पज इसके लिए इस्तेमाल होती थी, जिसके जो रूल्स थे वो काफ़ी फ्लूइड थे। और विधाता बाय द वे 122 बार ऋग्वेदा में मेंशन इसका आता है, जबकि सभा और समिति का 8 या 9 बार ही आता है, बहुत कम बार आता है। और ये भी याद रखना है कि विधाता में सबसे ज़्यादा वेमेन पार्टिसिपेशन भी हमें मिलती है, वेमेन पार्टिसिपेशन, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। वेमेन पार्टिसिपेशन। और सभा और समिति में भी विमेन का रोल होता था, इवन दो विधाता में हमें ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस सम सोशल टर्म्स जो कि संस्कृत टर्म्स हैं, वैदिक टर्म्स हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो फर्स्ट इज यजमन। तो यजमन वो हैं जो किसी भी यज्ञ को करवाते हैं और यज्ञ की फीस देते हैं, जिसको हम दान और दक्षिणा बोलते हैं। दान और दक्षिणा एक ब्राह्मण को दी जाती है, एक प्रीस्ट को की जाती है, जो किसी भी स्पॉन्सर के बिहाफ पे जो पूरा यज्ञ और फिर पूरा जो सिस्टम है वो विधि वो करते थे। तो मान लो अब यजमन है, ये कोई एक पति और पत्नी भी हो सकते हैं, एक डोमेस्टिकली भी हो सकते हैं, एक यजमान एक राजा भी हो सकता है। तो यजमान यहाँ पे छोटे लेवल का भी हो सकता है, बड़े लेवल का भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो यजमान इज दैट पर्सन, ये वो पर्सन है जो कि बेसिकली यज्ञ करवा रहे हैं और उसकी एक्सपेंसेस को भी कहीं ना कहीं वो भोग रहे हैं और दान दक्षिणा के रूप में प्रीस्ट को वो दे रहे हैं। ओके, अब आर्यंस ने कुछ नॉन आर्यंस को भी मेंशन किया हुआ है जो कहीं ना कहीं उनको सही नहीं मानते थे। आर्यंस ने काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी दिखाई है नॉन आर्यंस के प्रति, ठीक है, और कई जगह वो हॉस्टिलिटी इवन कॉन्फ्लिक्ट के रूप में भी आती थी। तो दस्यु जो टर्म आता है वो एक नॉन आर्यन ट्राइब के लिए यूज़ होता है, जिसको कहीं ना कहीं वो ख़त्म भी करना चाहते थे, क्योंकि हमें दस्यु हत्या जैसी टर्म भी यहाँ पे मिलती है देखने को। दस्यु हत्या, दस्यु हत्या। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कुछ जो ट्राइब्स थी नॉन आर्यन ट्राइब्स, वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थी आर्यंस के, या फिर वाइस वर्सा भी हम उसको मान सकते हैं। बाय द वे और जो नॉन आर्यन ट्राइब्स थी उनके भी नाम हम यहाँ पे याद कर सकते हैं, जैसे दासा, शिम्यूज, पन्नीज। ये शिम्यूज SHIMYUS है, दिस इज YUS, एंड पन्नीज PANIS, एटसेट्रा। नेक्स्ट टर्म इज दुहित्री, जिसको डॉटर के रूप में कहीं ना कहीं माना जाता है, बेटी के रूप में, जो कि हम देख सकते हैं अगर हम वर्ड को कंपेयर करें कि डॉटर से काफ़ी मिलता जुलता वर्ड है। सो दुहित्री भी एक पुराना संस्कृत का वर्ड है, जिसका लिटरल मीनिंग है जो कि दूध निकालती है गाय से, वन हू मिल्क्स द काउ। सो बहुत सारी जो टर्म्स हैं जो संस्कृत से जुड़ी हैं वो काउ से जुड़ी हैं, क्योंकि काउ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और कहीं ना कहीं सैक्रेड भी हम उसको एक एंगल से मान सकते हैं। तो दुहित्री इज वन हू मिल्क्स द काउ। नेक्स्ट इज गोजित। अब बेसिकली प्राइमरली कौन जो गोजित होते थे वो होते थे जो दूसरे कबीले पे हमला करते और काफ़ी सारी गाय को जीत के ले आते, ठीक है। तो गोजित मीन्स विनर ऑफ काउज बेसिकली। लेकिन बाद में हीरो के लिए भी एक कॉमन टर्म यूज होने लगा, तो गोजित का मतलब हीरो भी होता है। सिमिलरली फिफ्थ टर्म इज गोमत। गोमत मीन्स जिसके पास बहुत ज़्यादा कैटल है, हैविंग अ लॉट ऑफ कैटल। लेकिन बाद में जब कॉमनली इसको यूज़ किया जाने लगा तो एक अमीर आदमी और रिच पर्सन के लिए भी इसको यूज़ किया जाने लगा। लेकिन अदरवाइज गोमत हम किसको कहते थे? हैविंग अ लॉट ऑफ कैटल, काफ़ी ज़्यादा गाय को जो पोजेस करते हैं। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं आज भी मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं एक ट्राइब की जिसको हम मसाई ट्राइब बोलते हैं, जो कि आज ईस्टर्न अफ्रीका में पाई जाती है, MAASIA, ईस्ट अफ्रीका में। वहाँ पे भी यही कंसेप्ट है कि जिसके पास जितनी कैटल होंगी, जितनी गाय होंगी, वो उतना ही कहीं ना कहीं रसूखवान, इज्जतदार और वेल्दी माना जाता है। नेक्स्ट टर्म इज गोधुली, जिसका मतलब है डस्क। डस्क मतलब जो शाम का समय, जो रात के होने से बिल्कुल पहले का होता है। तो जो ट्रांजिशन वाला जो टाइम है डेट इज शाम का समय, जिसको डस्क बोलते हैं। तो उसको भी गो से ही वर्ड शुरू होता है, डेट इज गोधुली। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है डेट इज समगवा। यहाँ पे भी जी ये कहीं ना कहीं आ जाता है, लेकिन हालांकि उतना क्लियर नहीं है। सो ये सारी टर्म्स यहाँ पे याद रखने वाली हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग या फिर किसी इवन स्टैंड अलोन क्वेश्चन में भी आपको पूछी जा सकती हैं।
ओके, सो नेक्स्ट 8 टर्म यहाँ पे आ जाते हैं गवयुति। गवयुति मीन्स मेजर ऑफ डिस्टेंस। जैसे आजकल हम यूज़ करते हैं माइल्स, किलोमीटर्स, मिडिएवल इंडिया में यूज़ होता था कोस, तो वैसे ही गवयुति भी मेजर ऑफ डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता था। इसका भी जो शुरुआत है वो भी गो वर्ड से यूज़ हो रहा है, गवयुति कहीं ना कहीं। दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू काउ समहाउ। अब हम कुछ फूड ग्रेन्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यवा, जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता था। यवा मीन्स बार्ले, जौ जिसको हम बोलते हैं, जो कि आज भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट इज गोधुमा, जिसको वीट के फॉर्म में जाना जाता है, ठीक है। एंड 11th इज व्रीही फॉर राइस। हालांकि राइस का एविडेंस उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, बाद में आना शुरू होता है, जो कि इंडिया वाले पोर्शन में जैसे ये लोग फैलते हैं। 12th इज जन। जन मीन्स ट्राइब। जैसे एक फैमिली को वैदिक टर्म जो यूज़ की जाती है डेट इज कुल, वैसे ही ट्राइब के लिए यूज़ की जाती है जन। वही जन जब टिक जाती है, जब एक जगह सेटल हो जाती है, जब एक जगह पांव टिका देती है, डेट इज नोन एज जनपद। क्योंकि आर्यन जो ट्राइब्स थी वो नॉमेडिक थी, सेमी नॉमेडिक थी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने वाली थी, तो इसलिए वो सिर्फ जन ही कॉन्सेप्ट उनके साथ लगता था। लेकिन जैसे ही वो एक जगह टिक के रहने लगी, सेटल लाइफ जीने लगी, उनको जनपद कहा गया। तो यही जनपद से किंगडम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया, काफ़ी न्यू वर्ड्स आपने सीखे। एक और हिस्ट्री सेशन के लिए अब इसके बाद हम आते रहेंगे, और हिस्ट्री सेशन के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। आपने काफ़ी ज़्यादा सराहा है हमें। तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।